Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. Board of Intermediate Education Karachi HEC Annual Examination 2021 Model Question Paper Accounting Paper 1। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ अकाउंटिंग पेपर 1 के मॉडल पेपर को। आपका पेपर 3 सेक्शंस पर मुश्तमिल होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। टोटल टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे होंगे आपको इस मुकम्मल पेपर को करने के लिए। सेक्शन ए जो कि MCQs पे बेस करेगा, उसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको दी जाएगी वो 30 मिनट्स होंगे और उनकी जो मार्क्स होंगी वो टोटल 50 होंगी। सेक्शन ए MCQs, this section consists of 25 parts questions and all are to be answered. Each question carry 2 marks. सेक्शन ए आपका मुश्तमिल होगा 25 पार्ट क्वेश्चंस पर एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। हर MCQ पे टोटल आपको 25 MCQs दिए जाएंगे। हर MCQ पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल जो आपके 50 मार्क्स होंगे। ये आपको बहुत अच्छा एक मौका दिया जा रहा है। अगर आप चाहें तो बहुत अच्छी मार्क्स इसमें हासिल कर सकते हैं। अगर सिर्फ MCQs का भी पोर्शन आपने सही कर लिया तो मतलब 50 मार्क्स आपको सिर्फ सेक्शन ए 25 MCQs को हल करने से ही आपको मिल जाएंगी, जो कि एक बहुत बड़ा आपको बेनिफिट है। Do not copy down the part questions in your answer book. Write only the answer in full against proper number of the question and its part. यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि जो आपका आंसर बुक होगा उस पर आप मुकम्मल MCQ नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका जो आंसर होगा सिर्फ उसको ही आप लिखें ताकि आपका टाइम भी सेव हो जाए। थर्ड इंस्ट्रक्शन जो आपको यहाँ पे दी गई है, द कोड नंबर ऑफ योर क्वेश्चन पेपर इज़ टू बी रिटन इन बोल्ड लेटर्स इन द बिगनिंग ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट। एक कोड क्वेश्चन पेपर पे आपको दिया जाएगा जिसको आपको अपनी आंसर कॉपी पे सबसे ऊपर लिखना होगा। आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम MCQs को शुरू करते हैं। सेक्शन ए, choose the correct answer for each from the given options. MCQ number 1, accounting is often referred to as the language of business. अकाउंटिंग को हमेशा बिजनेस की लैंग्वेज रेफर किया जाता है। अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। MCQ number 2, a business transaction affect at least one account, maximum of 3 accounts, at least 3 accounts, at least 2 accounts। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा at least 2 accounts। बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शन होती है वो कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करती है और जो 3 अकाउंट्स को ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। MCQ number 3, when the payment or receipt of the cash is postponed for a future date, this transaction is said to be। जब एक ट्रांजैक्शन को हम पोस्टपोन कर देते हैं, when payment or receipt of cash is postponed for a future date, जब एक पेमेंट हो या रिसिप्ट हो उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं फॉर फ्यूचर डेट, दिस ट्रांजैक्शन इज सेड टू बी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनकी अदायगी जो है वो फ्यूचर डेट में हम पोस्टपोन कर देते हैं। MCQ number 4, the amount with which the trader starts business is known as कैपिटल। एक ट्रेडर जिस अमाउंट से अपना बिज़नेस स्टार्ट करता है उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा कैश हो, कुछ भी आप बिज़नेस में इन्वेस्ट करें वो आपका कैपिटल काउंट होता है। द कैश आर गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ आर कॉल्ड ड्राइंग्स।
कैश हो या गुड्स हो, जब एक ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिज़नेस से निकालता है तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। बिज़नेस में जब भी ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए से कोई भी चीज़ अगर निकलवाता है, चाहे वो कैश हो, चाहे वो कोई भी गाड़ी हो या गुड्स हो, तो उनको हम ड्राइंग्स कहते हैं। MCQ नंबर 6, द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। नीचे दी गई स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट है जो गलत है। ये MCQ बेस करता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। अकाउंटिंग इक्वेशन हमको पता है क्या होती है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। फर्स्ट स्टेटमेंट, असेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लायबिलिटी इज़ करेक्ट, ये सही स्टेटमेंट है। असेट में से अगर हम कैपिटल को माइनस करें तो हमारे पास लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। सेकंड स्टेटमेंट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स। अगर लायबिलिटी में हम कैपिटल को प्लस करें तो हमारे पास असेट्स आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ऊपर, लायबिलिटी में अगर कैपिटल प्लस हो रहा है तो वो बराबर हो रहा है एसेट के, तो इसका मतलब है ये भी हमारी स्टेटमेंट करेक्ट हुई, सेकंड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट, लायबिलिटी प्लस असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। क्या लायबिलिटी में हम असेट्स को प्लस कर सकते हैं? नहीं, लायबिलिटी में एसेट्स प्लस नहीं होते, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत होगी। फोर्थ स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। असेट्स में से अगर हम लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल आ जाता है, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लायबिलिटी प्लस असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल। MCQ number 7, the following is not a current liability: bank overdraft, salaries payable, mortgage payable, unearned rent। ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी होती है, सैलरीज पेएबल भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है, अनअर्नड रेंट भी हमारी करंट लायबिलिटी होती है, लेकिन मॉर्टगेज पेएबल जो है ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्टगेज। ये करंट लायबिलिटी नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है, और यहाँ पे हमें यही बताना था कि कौन सी करंट लायबिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो तीनों लायबिलिटीज़ हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, सैलरीज पेएबल, अनअर्नड रेंट, ये तीनों हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं सिवाय मॉर्टगेज पेएबल के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्टगेज पेएबल। MCQ number 8, the following is a revenue: unearned commission, commission receivable, commission payable, commission earned। इन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो रेवेन्यू है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कमीशन अर्नड। कमीशन अर्नड हमारा रेवेन्यू होता है। बाकी ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं। अनअर्नड कमीशन इज़ आवर लायबिलिटी। अनअर्नड कमीशन हमारी लायबिलिटी होती है। इसका मतलब है मनी रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर फॉर वर्क दैट हैज़ नॉट बिन परफॉर्म्ड। किसी कस्टमर से हमने पैसे वसूल कर लिए हैं किसी सर्विस के लिए या किसी भी काम के लिए, लेकिन वो सर्विस अभी तक हमने उसको प्रोवाइड नहीं की, तो इसलिए ये अनअर्नड कमीशन हमारी लायबिलिटी होती है। कमीशन रिसीवेबल हमारा एसेट होता है क्योंकि फ्यूचर में हम इसे वसूल करेंगे। कमीशन पेएबल ये भी हमारी लायबिलिटी होती है। MCQ नंबर 9, if assets of a firm are 59,250 and liabilities are 28,150, then the amount of capital will be। इस क्वेश्चन में हमें मिसिंग आइटम को फाइंड करना होगा। उसके लिए हमें अकाउंटिंग इक्वेशन को देखना पड़ेगा। हमें पता है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी आर कैपिटल। असेट का आइटम हमें यहाँ पे दिया गया है जो कि है 59,250।
लाइबिलिटीज़ भी हमें यहाँ पे बताई गई हैं जो कि है 28,150। अगर एसेट में से हम लाइबिलिटी को माइनस करेंगे तो हमारे पास कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। ज़ीरो में से ज़ीरो ज़ीरो, ज़ीरो में से ज़ीरो गया ज़ीरो बचा, 5 में से 5 गया ज़ीरो बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 9 में से 8 गया हमारे पास 1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा। जगह कम है इसलिए कम शो हो रहा है, तो हमारे पास आंसर आ गया 31,100। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। MCQ number 10. The following is not an asset: building, cash balance, account receivables, bank overdraft. बिल्डिंग हमें पता है हमारा फिक्स्ड एसेट होता है, कैश बैलेंस करंट एसेट होता है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी करंट लायबिलिटी होती है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ये एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटी है। नेक्स्ट, MCQ number 11. The act of recording transaction in journal is called. ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के एक्ट को हम क्या कहते हैं? जर्नलाइजिंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारी अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहला स्टेप होता है। यहाँ से ही हमारी अकाउंटिंग साइकिल जो है वो बनना स्टार्ट होती है। अकाउंटिंग साइकिल की जो शुरुआत होती है वो जर्नलाइजिंग से ही होती है। नेक्स्ट, MCQ number 12. A short explanation of transaction is written under each entry is called. हर ट्रांजेक्शन के नीचे जो एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? नरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेशन। जब भी हम जर्नल एंट्रीज़ को पास करते हैं तो उसके नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी जाती है, उस एक्सप्लेनेशन को हम नरेशन कहते हैं। और ये काफ़ी स्टूडेंट्स नरेशन को लिखना अवॉइड करते हैं या नहीं लिखते या घबराते हैं उसको लिखने से, लेकिन इस पे भी मार्क्स होती हैं। अगर आप इसको नहीं लिखोगे तो आपके जो मार्क्स हैं क्वेश्चन के वो कम होंगे, माइनस की जाते हैं। MCQ नंबर 13. MCQ number 13. The following best describes a trial balance. Options: shows the financial position of the business. ये ऑप्शन गलत है। शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। बाय बिज़नेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन हमें शो करती है वो होती है हमारी बैलेंस शीट। इट इज़ अ स्पेशल अकाउंट, ये ऑप्शन भी गलत है। शोज़ ऑल एंट्रीज़ इन द बुक्स, ये भी गलत है। इट इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ट्रायल बैलेंस हमें लेजर अकाउंट की बैलेंसेस की लिस्ट को शो करता है। लेजर अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं उनकी लिस्ट को ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ट्रायल बैलेंस को हम बनाते हैं टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना पड़ता है। MCQ number 15. The transaction recorded on both sides of cash book is called receipt entry, पेमेंट एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, कंपाउंड एंट्री। इसका सही ऑप्शन होगा कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री को कैश बुक में रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट, MCQ नंबर 15. पेटी कैश बुक इज़ यूज फॉर रिकॉर्डिंग पेटी पेमेंट्स। जो छोटे छोटे से स्मॉल हमारे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम पेटी कैश बुक को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, MCQ number 16. The span of time for which a business generally prepare its financial statement is termed as accounting period. उस पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल पोजीशंस को रिकॉर्ड करते हैं, और ये पीरियड जो होता है वो 12 मंथ्स का होता है।
अकाउंटिंग पीरियड हमारा 12 मंथ्स का होता है। नेक्स्ट, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकन्साइल दी बैंक स्टेटमेंट विद कैश बुक। ये रिकन्साइल करती है बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट रिकन्साइल करती है बैंक स्टेटमेंट को कैश बुक के साथ, दोनों को आपस में कंपेयर करती है कि बैलेंसेस सेम है या उनमें कोई डिफरेंसेस है। नेक्स्ट, नंबर 18, द परचेज जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यूज्ड टू रिकॉर्ड द purchases of tangible assets on credit, purchase of merchandise for cash, purchase of merchandise on credit only, sales of merchandise on credit। परचेज चैनल को हम किस लिए यूज़ करते हैं, उसमें कौन सी चीज़ें होती हैं जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं? उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट ओनली। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। परचेज़ चैनल में हम सिर्फ क्रेडिट पे की गई परचेज़ेस को ही रिकॉर्ड करते हैं। जो कैश पे परचेज़ेस होती हैं उनको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस इनकर्ड but have not been actually paid till the end of the current year are known as expenses incurred। expenses incurred हो चुके हैं but have not been actually paid till the end of the year, but अभी तक हमने पे नहीं किए। expenses incurred हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमने उनको पे नहीं किया। उन expenses को हम क्या कहते हैं? उन expenses को हम accrued expenses कहते हैं, जो incurred हो चुके होते हैं लेकिन अभी तक पे नहीं किए जाते। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो इनकर्ड हो चुके होते हैं लेकिन अभी तक इनको पे नहीं किया हुआ होता। नेक्स्ट, MCQ नंबर 20, रेवेन्यू विच हैज़ बिन अर्न इन द करंट ईयर बट हैज़ नॉट बिन रिसीव्ड नॉन एज। रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया है लेकिन अभी तक हमने उसको रिसीव नहीं किया करंट ईयर में, उसको हम अक्रूड इनकम कहते हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्रूड इनकम, और ये हमेशा हमारा एक्सपेंस होता है, इसको हमेशा एक्सपेंस कंसीडर किया जाता है। MCQ नंबर 21, if there is a net loss of ₹5,000 and revenues are ₹55,000 then the expenses are। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है if there is a net loss of ₹5,000, अगर नेट लॉस है 5,000 का एंड रेवेन्यूज़ आर 55,000 देन द एक्सपेंसेस आर। दो चीज़ें हमें यहाँ पे बताई गई हैं, एक नेट लॉस बताया गया है, दूसरा हमें यहाँ पे रेवेन्यू बताया गया है। पूछा हमसे क्या जा रहा है? एक्सपेंस के बारे में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज़ करेंगे, लॉस इक्वल्स टू एक्सपेंस माइनस रेवेन्यू। लॉस की हमें वैल्यू दी गई है 5,000 इक्वल्स टू एक्सपेंस जो कि हमें मालूम करना है माइनस रेवेन्यू। रेवेन्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है 55,000। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है? एक्सपेंस। एक्सपेंस को फाइंड करना है। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसको हम वहीं रखेंगे, एक्सपेंस। ब्रैकेट की राइट हैंड साइड में रेवेन्यू है जिसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड पे। इस माइनस साइन को भी हम शिफ्ट करेंगे, माइनस साइन को हमने शिफ्ट किया तो ये प्लस का हो गया, मतलब माइनस का रेवेन्यू यहाँ पे प्लस का रेवेन्यू हो गया। लॉस हमारा वही रहेगा। ये हमारे पास एक्सपेंस का फॉर्मूला बन गया। अब हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। लॉस है हमारे पास 5,000 का, इसकी वैल्यू है 5,000 प्लस रेवेन्यू है हमारे पास 55,000। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,000 जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में, इट मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 60,000।
सो उसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी 60,000। नेक्स्ट, MCQ नंबर 22, द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मर्चेंडाइज ऑफ स्टेशनरी शॉप। एक स्टेशनरी शॉप के लिए नीचे बताए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो उसके लिए मर्चेंडाइज नहीं होगा? नोटबुक, स्टेपलर, बाईसाइकिल, फाउंटेन पेन। इसके लिए जो मर्चेंडाइज नहीं होगा एक स्टेशनरी शॉप के लिए वो होगी बाईसाइकिल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाईसाइकिल। स्टेशनरी शॉप के लिए नोटबुक, स्टेपलर एंड फाउंटेन पेन मर्चेंडाइज हो सकती है, लेकिन बाईसाइकिल उसके लिए मर्चेंडाइज नहीं हो सकती। नेक्स्ट है MCQ नंबर 23, द कैपिटल अकाउंट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कैपिटल अकाउंट किस चीज़ से अफेक्टेड नहीं होगा? एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ऑफ कोर्स एडिशनल इन्वेस्टमेंट से कैपिटल हमारा अफेक्टेड होगा क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है यहाँ पे। ड्राइंग से भी हमारा कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा क्योंकि कैपिटल का अकाउंट कम होगा ड्राइंग से। परचेज ऑफ फर्नीचर, नेट लॉस से भी हमारा कैपिटल अकाउंट अफेक्टेड होगा। परचेज ऑफ फर्नीचर को हम देख लेते हैं। परचेज ऑफ फर्नीचर से कैपिटल अकाउंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक एसेट बढ़ेगा, दूसरा एसेट कम होगा, कैपिटल पे कोई भी इसका असर नहीं होगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, परचेज ऑफ फर्नीचर। नेक्स्ट, MCQ नंबर 24, द फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन का मतलब है कि फॉलोइंग आइटम इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक बैलेंस एंड बैंक स्टेटमेंट। कौन सा ऐसा आइटम है जिसके होने से कैश बुक बैलेंस पे और बैंक स्टेटमेंट पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, इससे फ़र्क पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग चेक, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, इससे भी बैलेंसेस में फ़र्क पड़ेगा। इक्विपमेंट परचेज ऑन कैश, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा इससे। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, इक्विपमेंट परचेज ऑन कैश। Equipment purchased on cash is not responsible for differences between cash book balance and bank statement. से कैश बुक बैलेंस पे और बैंक स्टेटमेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। MCQ नंबर 25, दिस इज़ अ मर्चेंडाइजिंग बिजनेस, ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, मोटर वर्कशॉप, स्टेट एजेंसी। अब हमें यहाँ पे बताना है कि मर्चेंडाइज बिजनेस कौन सा है इनमें से। ब्यूटी पार्लर, मेडिकल स्टोर, मोटर वर्कशॉप और स्टेट एजेंसी। यहाँ पे मर्चेंडाइज बिजनेस होगा मेडिकल स्टोर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडिकल स्टोर। ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस है। ब्यूटी पार्लर, मोटर वर्कशॉप एंड स्टेट एजेंसी ये सर्विस से रिलेट करते हैं। आई होप कि आपको ये MCQ समझ आए होंगे। अब हम आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स इसके 50 होंगे, 30 मार्क्स होंगी इसकी, और टाइम ड्यूरेशन जो आपको दिया जाएगा यहाँ पे 1 आवर 30 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा होगा सेक्शन बी और सेक्शन सी को करने के लिए। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। इस सेक्शन में से कोई भी आपको 3 सवालात करने होंगे। सेक्शन बी में आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, कोई भी आपको 3 सवालात हल करने होंगे, मतलब 3 क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे चॉइस दी जाएगी। सेक्शन सी डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज़ कंपलसरी। सेक्शन सी में आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि कंपलसरी होगा। इसकी जो मार्क्स होंगी वो 20 होंगी। ये था आपका मॉडल पेपर जिसको हमने डिटेल में यहाँ पे डिस्कस किया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मुश्किल हो, तो आप इसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।